हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सस्मिता। वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6 इंग्लिश का एनुअल एग्जाम का एक सैम्पल पेपर। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, आपको ज़्यादा मेहनत कहाँ पे करनी होती है, कम मेहनत कहाँ पे करनी है और कहाँ पे बिना मेहनत के भी आप मार्क्स अचीव कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये केंद्रीय विद्यालय के बच्चों का एक सैम्पल पेपर है। फुल मार्क है 40 एंड टाइम है 1 आवर 30 मिनट्स। तो चलिए देखते हैं पैटर्न क्या होता है। This question paper is divided into 3 sections. Section A reading 10 marks. तो सेक्शन बी में आते हैं राइटिंग एंड ग्रामर 15 मार्क्स के एंड सेक्शन सी में आते हैं लिटरेचर 15 मार्क्स। तो यहाँ पे जो पैटर्न है इसके हिसाब से आपके इंग्लिश बुक के ओनली 15 मार्क्स क्वेश्चन ही चैप्टर्स के आएंगे, बाकी जितने भी हैं दैट इज 25 मार्क्स दैट इज ग्रामर। तो आपको मेहनत ज़्यादा करनी है ग्रामर के ऊपर। आपके इंग्लिश बुक के हर चैप्टर के पीछे जितने भी ग्रामर के पोर्शन है आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आप फुल मार्क ग्रामर में ला सकें, क्योंकि ग्रामर ही एक चीज़ है जहाँ पे आप फुल मार्क ला सकते हो। और सेक्शन ए जो है वहाँ पे आपको मेहनत इतना करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेक्शन ए में आपका पैसेजेस आता है और पैसेज आपको कैसे अटेंड करनी है चलिए मैं आपको सिखा देती हूँ पढ़ते पढ़ते। सेक्शन ए रीडिंग, क्वेश्चन नंबर 1, द जिराफ इज द टॉलेस्ट। आप ऐसे पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं? नहीं, आप ऐसा पढ़ना स्टार्ट मत कीजिए, सीधा आप जाइए क्वेश्चंस के पास, क्योंकि आप 6 स्टैंडर्ड के बच्चे हो और आपके लिए जो क्वेश्चन पेपर बनाया जाता है उसमें जो पैराग्राफ्स आते हैं वो बहुत इजी वाले होते हैं और उस पैराग्राफ में से जो भी क्वेश्चंस आते हैं एक सीक्वेंस में आते हैं। मैं बिना पैराग्राफ पढ़े क्वेश्चन का आंसर होता कहाँ पे है, सीक्वेंस वाली कैसे अरेंज होता है मैं आपको दिखा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द अबव पैसेज फिल इन द ब्लैंक्स विद सुइटेबल वर्ड्स। यहाँ पे कुछ ब्लैंक्स दिए गए हैं, उस ब्लैंक्स में आपको सही वर्ड्स भरना है। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है, ऊपर जो पैसेज आपका दिया गया है उसका ये शॉर्ट फॉर्म है। पहले क्वेश्चन देखिए, ए जिराफ इज द डैस्ट ऑफ ऑल लैंड एनिमल्स। इसका आंसर 99% मुझे पहले लाइन में ही मिल जाएगा। देखिए पहला सेंटेंस, द जिराफ इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल लिविंग लैंड एनिमल्स, मिल गया। जिराफ टॉलेस्ट लिविंग एनिमल है, यहाँ पे हमको लिखना है ब्लैंक में टॉलेस्ट। A giraffe is the tallest of all land animals. Next is the height of a dash giraffe can go up to 18 feet. इसका आंसर आपको पहले सेंटेंस के बाद में ही मिलेगा, सेकंड सेंटेंस या थर्ड सेंटेंस में। यहाँ पे सेकंड सेंटेंस है a male can go up to 18 feet. यहीं पे मुझे आंसर मिल गया। 18 फीट कौन से टाइप का जिराफ जा सकता है? मेल जिराफ। सो द हाइट ऑफ ए मेल जिराफ कैन गो अप टू 18 फीट। द डैश ऑफ ए फीमेल जिराफ कैन गो अप टू 15 फीट। ऑब्वियसली ये होगा द हाइट ऑफ द फीमेल जिराफ कैन बी अप टू 15 फीट। नेक्स्ट वन इज विद दिस हाइट इट डज नॉट हैव टू डैश विद अदर एनिमल्स फॉर लीव्स। तो इसका आंसर चलिए मैं पैराग्राफ में आपको ढूंढ के दिखाती हूँ, थर्ड या फोर्थ लाइन में ही आपको आंसर मिल जाएगा। सच हाइट एनेबल्स देम टू एस्केप द कॉम्पिटिशन फॉर ग्राउंड लेवल ग्रास दैट एग्जिस्ट अमॉन्ग द लीफ ईटर्स। तो मिल गया मुझे आंसर कॉम्पिटिशन। विद दिस हाइट इट डज नॉट हैव टू कॉम्पीट विद द अदर एनिमल्स फॉर लीव्स। Next one is this enable it to see its dash from a long distance. इसका आंसर आपको नेक्स्ट सेंटेंस में मिल जाएगा या एक और सेंटेंस के बाद मिलेगा। So the next sentence is it also gives him a long range of vision. He takes the warning of the approaching enemy early. यहाँ पे मुझे आंसर मिल गया क्या? Enemy, approaching enemy. तो हम यहाँ पे आंसर लिख देते हैं this enables it to see its enemy from a long distance. It however creates problems in reaching dash in tanks. टैंक में होता क्या है? जनरली टैंक में पानी होता है, तो मुझे तो लगता है इसका आंसर वाटर ही होगा। चलिए फिर भी आंसर चेक कर लेते हैं पैराग्राफ में। To reach water with such a long neck and legs, a giraffe spreads its front legs wide apart. मुझे मिल गया आंसर वाटर। तो चलिए इसको फिल कर देते हैं। It however creates problems in reaching water in tanks. Next one is find words from the above passage that mean opposite to the following. यहाँ पे 2 वर्ड्स दिए गए हैं, इसका ऑपोजिट आपको पैराग्राफ में से ढूंढना है और बताना है। पहला वर्ड है डेड, इसका ऑपोजिट ढूंढ लेते हैं पैराग्राफ में से। द जिराफ इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल लिविंग लैंड एनिमल्स। मुझे यहीं पे इसका आंसर मिल गया लिविंग। सो डेड का ऑपोजिट होता है लिविंग। नेक्स्ट वर्ड इज डिटैच्ड। डिटैच्ड का मीनिंग क्या होता है? दूर जाना। तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? पास आना। पास आने के लिए कौन सा वर्ड पैराग्राफ में लिखा गया है चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए एक सेंटेंस लिखा गया है, ही टेक्स द वार्निंग ऑफ द अप्रोचिंग एनिमी अर्ली। अप्रोचिंग ये है इसका आंसर। सो डिटैच का ऑपोजिट क्या होगा? अप्रोच्ड। जब भी एग्जाम में बच्चे बैठते हैं पासेज सॉल्व करने के लिए, सबसे पहले वो स्टार्ट क्या करते हैं? पासेज को पढ़ना। लेकिन आप ऐसा करिए, पासेज के क्वेश्चंस पढ़ना स्टार्ट कीजिए और क्वेश्चन से रिलेटेड जो वर्ड्स होते हैं उनको मैच करके उसका आंसर ढूंढने की कोशिश कीजिए। ये जो रीडिंग सेक्शन है इसमें जो पासेज आता है, एग्जामिनर ये नहीं देखना चाहता है कि आप कितने अच्छे से इसको पढ़ते हो। एग्जामिनर ये देखना चाहता है कि आप इसको कैसे समझते हो,
कितने स्मार्टली आप इसको हैंडल करते हो। यहाँ पे आपको अपना स्मार्टनेस दिखाना होता है। तो अगर छोटा पैराग्राफ है तो आराम से आप क्वेश्चन पढ़िए और आंसर दे दीजिए, लेकिन अगर लंबा पैराग्राफ है तो आप उसको पढ़ने में टाइम वेस्ट बिल्कुल मत कीजिए, सीधा आप क्वेश्चन पढ़िए, उससे मिलती जुलती हुई वर्ड ही आपका आंसर होता है, तो आप उसका आंसर लिख दीजिए। अभी मैं दूसरे टाइप का पैराग्राफ आपको दिखाने वाली हूँ, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। वी इन इंडिया हु हैव नोन ब्रिटेन, आपने भी पढ़ना स्टार्ट कर दिया? नहीं, आपको पैसेज पढ़ना स्टार्ट नहीं करना है। ये देखिए, ये एक अलग टाइप का पैसेज है। कभी कभी क्या होता है, आपके इंग्लिश के एग्जाम पेपर्स थोड़ा मुश्किल होते हैं, बच्चे बोलते हैं आज का पेपर बहुत मुश्किल था, क्योंकि जो सबसे इजी पैसेज वाला पोर्शन वही सबसे मुश्किल था। कैसे? क्योंकि वो जो पैसेज हमारे दिमाग के अंदर घुस ही नहीं रहा था। क्यों नहीं घुस रहा था? क्योंकि उसके अंदर जो वर्ड्स हैं उसका मीनिंग हमको तो आता ही नहीं है, वो हमारे लिए नए हैं। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे डर के आप अपना कॉन्फिडेंस लूज मत कीजिए, वही वर्ड को दोहरा के आप उसका मीनिंग हिंदी में निकालिए। ऐसे टाइप के पैसेज का आंसर कैसे ढूंढना है मैं आपको सिखाती हूँ। चलिए सीधा बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, हु वाज थॉमस बेर्नेडो। थॉमस बेर्नेडो कौन है ये मैंने समझ लिया। अब मैं देखूंगी थॉमस बेर्नेडो ये नाम पैराग्राफ में कहाँ है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है थॉमस बेर्नेडो दैट वाज द नेम ऑफ द यंग मेडिकल स्टूडेंट। तो सीधा सीधा हम इसका आंसर यहाँ पे लिख देते हैं, थॉमस बेर्नेडो वाज ए मेडिकल स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई ए चाइल्ड आस्क्ड थॉमस बेर्नेडो इफ ही कुड स्टे आफ्टर स्कूल वाज ओवर। आपको इस क्वेश्चन का मीनिंग समझना है। एक चाइल्ड ने पूछा थॉमस बेर्नेडो को कि वो स्कूल के बाद वहां पे रुक सकता है क्या। चलिए देखते हैं पैराग्राफ में ऐसा लाइन जहां पे थॉमस बेर्नेडो का नाम हो और एक चाइल्ड वर्ड वहां पे जुड़ा हुआ हो। अब थॉमस बेर्नेडो बात करें एक चाइल्ड से, मतलब वो नेक्स्ट लाइन ही होगा। तो मैं ढूंढ रही हूँ और मुझे शायद आंसर मिल गया। Although Bernardo came in direct and almost daily contact with the children, he did not know that many of them had no homes until he found out one evening in 1866 when one of the children asked him if he could stay behind after the school was over and sleep by the remains of the fire. एक चाइल्ड ने पूछा, क्यों पूछा कि वो स्कूल के बाद वहां पे रह सकता है? बिकॉज ही हैज नो होम। तो इसी को हम आंसर में यूज करेंगे। A child asked Thomas Bernardo if he could stay after school was over because he had no home. Next question, during had a period of British Empire which people lived in England. अभी इस क्वेश्चन में देखिए एक वर्ड आया है हेड ए। मुझे हेड ए का मतलब पता नहीं और आप क्वेश्चन देख के डर गए, अरे यार ये क्या हो गया, हेड ए का तो मतलब मुझे पता ही नहीं है। नहीं, आप इस क्वेश्चन का मीनिंग हेड ए लगाकर ही हिंदी में ट्रांसलेट कीजिए। ड्यूरिंग द हेड ए पीरियड मतलब हेड ए पीरियड में ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर के हेड ए पीरियड में विच पीपल लिव्ड इन इंग्लैंड, कौन से टाइप के लोग इंग्लैंड में रहते थे। वो पैराग्राफ में हेड ए जहां लिखा होगा वहीं पे हमको आंसर मिल जाएगा। वी इन इंडिया हु हैव नोन ब्रिटेन ओनली एज अ माइटी colonial power find it difficult to believe that right in the heyday of the British Empire, heyday, there lived in England some of the world's most wretched people. मिल गया, कौन लोग रहते थे? रेस्ट पीपल। अब मुझे पता नहीं रेस्ट का मीनिंग भी क्या है, कोई बात नहीं, हम सीधा सीधा वहां पे आंसर लिख देंगे। ड्यूरिंग हैड ए पीरियड ऑफ ब्रिटिश एम्पायर वर्ल्ड्स मोस्ट रेस्ट पीपल लिव्ड इन इंग्लैंड। हो गया ना, आपको हेड ए का मतलब पता है ना रेस्ट का, फिर भी आंसर मिल गया। ऐसे ही आप आंसर का पता लगाते जाएंगे, आप बिल्कुल नहीं डरेंगे, अपना कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं लूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज द फ्रेज चोक्ड विथ इन द पैसेज मीन। तो चलिए देखते हैं चोक्ड विथ लिखा कहाँ पे है। देखिए इस पैराग्राफ में पहला सेंटेंस हमने पढ़ लिया, दूसरा सेंटेंस में हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। यस, मुझे मिल गया। दे लिव्ड अनसीन एंड अननोन इन द बैक स्ट्रीट्स ऑफ इंग्लिश सिटीज व्हिच 150 years ago were choked with refugee and virtually undrained and unlit। मुझे यहाँ पे कोई भी वर्ड का मीनिंग कुछ नहीं पता। इंग्लिश सिटीज के बैक स्ट्रीट में अनसीन अननोन वो लोग रहते थे कितने साल पहले? 150 years ago। देखिए बैक स्ट्रीट का मीनिंग मुझे नहीं पता है, फिर भी बैक स्ट्रीट लगाकर ही मैंने उसका मीनिंग हिंदी में निकाल लिया, उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर लिया। ऐसे ही आपको भी करना है, डरना नहीं है। नेक्स्ट वन इज 150 years ago were choked with refugee and virtually undrained and unlit। जो एरिया अनड्रेन था, अनलिट था, वहां पे रेफ्यूजीज पैक होके रह गए थे। तो चोक होके रहना मतलब कम जगह में ज्यादा लोग रहना। सो व्हाट डज द फ्रेज चोक्ड विथ इन द पैसेज मीन? द फ्रेज चोक्ड विथ इन द पैसेज मीन्स a large number of people living in a small area. Next question is give the meaning of the word ragged। चलिए देखते हैं रैग वर्ड कहाँ पे है वो पैराग्राफ में। यस, मुझे यहाँ पे मिल गया। Thomas Bernardo, that was the name of the young medical student, was teaching as a voluntary helper in one of the ragged schools where ragged children could gather in the evening to be taught reading and writing। रैग मीन्स जनरली क्या होता है? अनटाइडी, डर्टी कपड़े पहने हुए गरीब बच्चे। तो यहाँ पे रैग का मीनिंग हम क्या लिखेंगे?
अनटाइडी, डर्टी, पुअर चिल्ड्रन, वियरिंग टॉर्न क्लॉथेस। तो ये रहा सेक्शन ए का आंसर्स। बाकी जो सेक्शन बी एंड सेक्शन सी है, इन सब का आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगी, मैं खाली दिखाऊंगी। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आंसर खुद सॉल्व कीजिए। इन सब का आंसर के लिए मैं एक शॉर्ट्स वीडियो बनाऊंगी। आप सॉल्व करने के बाद मेरे शॉर्ट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे वीडियो चेक कीजिए और आंसर मैच करते जाइए। और टोटल आपका कितना मार्क्स आया मुझे कमेंट सेक्शन में पक्का बताइए। तो चलिए देखते हैं सेक्शन बी। मैं अभी अपना कैमरा ऑफ करती हूँ, आप पूरे स्क्रीन का एक स्क्रीनशॉट लेते जाइए और आपको पीडीएफ की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सो स्टूडेंट्स, आप रेडी हो स्क्रीनशॉट लेने के लिए? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सी, दिस इज सेक्शन बी, राइटिंग एंड ग्रामर पोर्शन, क्वेश्चन नंबर 3। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहां तक एक और स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये स्क्रीन मेनली क्वेश्चन नंबर 9 के लिए है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का हाफ पोर्शन आ रहा है। सी, दिस इज सेक्शन सी, क्वेश्चन नंबर 10। इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, डन। नेक्स्ट वन, द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ओके, यू आर डन। आप सबको इन सारे क्वेश्चंस का आंसर मेरे शॉर्ट्स वीडियो में मिल जाएंगे, आप जाके चेक कर लीजिए। स्टूडेंट्स, आई होप आपको पीडीएफ की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मैंने बोला है, आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए और क्वेश्चन का आंसर खुद सॉल्व कीजिए। आंसर मैच करने के लिए मेरे शॉर्ट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। टोटल आपका कितना मार्क आया मुझे कमेंट सेक्शन में पक्का बताइए। वीडियो अगर हेल्पफुल रही हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।